नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे हम लोग और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमारे 2 वीडियो पहले आ चुके थे, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमणों को देखा, जिसमें पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में तीसरा व अंतिम शक्तिशाली मुस्लिम आक्रमण किया गया है मोहम्मद गौरी के द्वारा। मोहम्मद गौरी की जो नीति थी वह पहले दोनों मुस्लिम शासकों के विपरीत बिल्कुल अलग थी। अगर मोहम्मद गौरी को देखा जाए तो मोहम्मद गौरी ने भारत में साम्राज्यवादी नीति का पालन किया, अर्थात भारत में लूटपाट और धन एकत्र करने के बाद इस धन को ले जाकर के मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य का निर्माण नहीं किया, अपितु वह भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतने के बाद यहीं पर स्थापित हो गया। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई और मोहम्मद गौरी के कोई संतान न होने के कारण उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए वंश की स्थापना की, जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। अपने दूसरे वीडियो में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को या अपनी सल्तनत को लाहौर से दिल्ली ले आया और दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश भी एक गुलाम था, इसीलिए इसे दासों का दास भी कहा जाता है। आज के वीडियो में दोस्तों अगर हम लोग देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे वो नालायक थे, अर्थात पुत्र जो थे नालायक थे। तो पुत्र नालायक थे तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को बनाया। किसको बनाया? अपनी पुत्री को बनाया और इसकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। तो दोस्तों आज कुछ जानकारी हम लोग पढ़ते हैं सर्वप्रथम रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान को अगर देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड है 1236 एडी से लेकर के 1240 एडी तक। अगर रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड को देखें तो ये है आपका 1236 ईसा पूर्व से 1240 ईसा पूर्व तक। रजिया सुल्तान जो है, अगर इल्तुतमिश ने इसे उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पुत्र थे इल्तुतमिश के और पुत्र नालायक थे, जिस कारण उसने पुत्रों को उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। लेकिन जो चालीसा थी, वह चालीसा जो थी ये उसके पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत थी, परंतु नागरिक समर्थन होने के कारण, अर्थात जनता का समर्थन किसके साथ में था? रजिया सुल्तान के साथ। जनता का समर्थन होने के कारण रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी को हासिल कर लिया। रजिया सुल्तान जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी तो दोस्तों अगर दिल्ली सल्तनत को देखा जाए तो पहले शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद आया इल्तुतमिश और उसके बाद अगर देखें तो रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान कौन है आपकी दोस्तों? रजिया सुल्तान। अगर यह पहली महिला सुल्तान है तो इसके बाद देखें तो इसके बाद भी कोई दूसरी महिला सुल्तान नहीं बनी। तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली व अंतिम महिला सुल्तान कहा जाता है रजिया सुल्तान को। तो यहां पर अगर देखा पहला पॉइंट लिख लेंगे, नागरिक समर्थन प्राप्त। नागरिक समर्थन प्राप्त अर्थात जो जनता थी दिल्ली सल्तनत की वो समर्थन में थी किसके? रजिया सुल्तान के, कि रजिया सुल्तान को ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए, उत्तराधिकारी बनाया जाए। दूसरा अगर देखिए तो मैंने बताया दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली व अंतिम महिला सुल्तान, पहली व अंतिम महिला सुल्तान क्या नाम है दोस्तों इसका? रजिया सुल्तान।
नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश ने एक कार्य किया था और वो था चालीसा का गठन। तो चालीसा क्या थी? 40 सरदारों का एक प्रमुख समूह था। तो जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी तो इसने भी कुछ प्रमुख लोगों को बड़ी बड़ी एकताएं प्रदान की। क्लियर है? अब सबसे बड़ी परेशानी कहां से हुई इसको देखते हैं कि क्यों जो रजिया सुल्तान के पक्ष में थे वो धीरे धीरे रजिया सुल्तान के विरोधी हो गए, या अमीर जो थे वो रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित क्यों नहीं करना चाहते थे। तो आपने पढ़ा होगा या देखा होगा मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा थी। क्या थी? पर्दा प्रथा थी। लेकिन रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग किया। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग किया और वह पुरुषों की भांति खुले मुंह दरबार में आ जाती थी। वह क्या पहना उसने? कुबा अर्थात कोट और पगड़ी पहन की धारण किया दोस्तों। तो पुरुषों की भांति परिधान व खुले मुंह दरबार में आना, यह बात अमीर जो थे, तुर्क अमीर जो थे, उन्हें पसंद नहीं आई और वह धीरे धीरे रजिया सुल्तान के विरोधी होते गए। तो नेक्स्ट लिख लेंगे, खुले मुंह दरबार में, खुले मुंह दरबार में व पुरुषों की भांति, व पुरुषों की भांति कपड़े धारण किए, कपड़े धारण किए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, नंबर 4 पॉइंट देखा जाए, तो अगर ये गद्दी पर बैठी है तो गद्दी पर बैठने के बाद में धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार का भी कार्य करेगी, लेकिन इसके ही लोगों ने इसके साथ विद्रोह करना शुरू किया। इसने 2 प्रमुख एकताएं दी। एकता का अर्थ मैंने आपको बताया था कि किसी को नगद वेतन देने की बजाय भूमि का एक भाग आवंटित कर देना। तो इस समय 2 प्रमुख एकताएं थी। पहली एकता का नाम था बदायूं और दूसरी का नाम था बरन। क्या नाम था? पहली का नाम था बदायूं और दूसरी का नाम था बरन। तो बदायूं का इक्तेदार इसने नियुक्त किया एतग्रीन को, बदायूं का इक्तेदार इसने नियुक्त किया एतग्रीन को, और बरन का नियुक्त किया अल्तूनिया को। बरन का इसने नियुक्त किया अल्तूनिया को। कहाँ का नियुक्त किया? अल्तूनिया को। यहाँ पे लिख लेंगे प्रमुख एकताएं। क्या है दोस्तों? ये प्रमुख एकताएं हैं। अल्तूनिया को पहले इसने बरन का इक्तेदार नियुक्त किया। इसके बाद इसने क्या किया? इसे भटिंडा का इक्तेदार बनाया। कहाँ का इक्तेदार बनाया? भटिंडा का। भटिंडा का अगर प्राचीन नाम देखें तो इसको बोलते थे तबर हिंद दोस्तों। अब इन्हीं दोनों ने रजिया के उपकारों के बदले रजिया के साथ विद्रोह कर दिया। इन्हीं दोनों ने रजिया के उपकारों के बदले रजिया के साथ में विद्रोह कर दिया। अब रजिया के साथ विद्रोह किया तो रजिया ने विद्रोह को दबाने का एक असफल प्रयास किया। दिल्ली सल्तनत से जाती है ये भटिंडा और अल्तूनिया के साथ में इसका युद्ध होता है। तो लिख लेंगे अल्तूनिया का विद्रोह, अल्तूनिया का विद्रोह, कौमा रजिया का भटिंडा प्रस्थान, रजिया का भटिंडा प्रस्थान। अब रजिया भटिंडा गई और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों। तो लिख लेंगे यहां पे युद्ध, और युद्ध का परिणाम क्या हुई? विवाह। युद्ध का परिणाम क्या हुआ दोस्तों? विवाह। तो विवाह के द्वारा रजिया ने पुनः एक बार शासन सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, परंतु रजिया सुल्तान का यह प्रयास भी असफल हुआ। वापस लौटते समय कैथल के समीप, लिख लेंगे दोस्तों यहां पर, वापस लौटते समय कैथल के समीप, कैथल के समीप भाई बहराम शाह द्वारा मृत्यु, भाई बहराम शाह द्वारा हत्या, और इसकी हत्या के साथ ही दिल्ली सल्तनत पे रजिया जो थी उसका भी कार्य समाप्त हो गया। तो रजिया सुल्तान एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली और महिला सुल्तान बनी, अंतिम महिला सुल्तान,
लेकिन इसने कोई बड़ा कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रमुख थे अर्थात जो इक्तेदार थे वह इसके समर्थन में नहीं थे, केवल नागरिकों का समर्थन प्राप्त था इसको। दिल्ली सल्तनत इसके बाद छोटे छोटे राजाओं के रूप में रही और प्रमुख कोई भी गुलाम वंश का शासक नहीं आ पाया। अब अगर देखा जाए तो 1246 में एक व्यक्ति का प्रभाव हुआ। यह व्यक्ति जो था पहले से भी विद्यमान था और इल्तुतमिश या रजिया या बहराम शाह के सैनिक के रूप में इसने कार्य किया। इसका नाम था बलबन। क्या नाम था? बलबन। तो बलबन जो है ये वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो 40 वर्ष शासन करता है, 20 वर्ष एज अ सिपाही या केयर टेकर के रूप में और 20 वर्ष तक इसने कार्य किया है राजा के रूप में। अब अगर देखा जाए तो बलबन के शासनकाल को दो भागों में विभाजित किया। 40 वर्षों का शासनकाल, तो 20 वर्षों का शासनकाल एक सिपाही के रूप में या और 20 वर्षों का जो इसका शासनकाल है यह एक राजा के रूप में है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बलबन। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बलबन। ठीक है, बलबन का टाइम पीरियड देखें तो 1246 से 1265 व 1265 से 1287, दो भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। अगर 1246 से 1265 का टाइम देखा जाए तो ये टाइम रहा है इसका एक सिपाही के रूप में या एक सैनिक के रूप में, एक सिपाही या एक सैनिक के रूप में। अगर दूसरा देखा जाए 1265 से 1287 का टाइम पीरियड तो यह रहा एक शासक के रूप में। किसके रूप में रहा है? शासक के रूप में, और दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी बना और बलबनी नामक वंश की स्थापना की है जिसका नाम बलबन के नाम पर पड़ा। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो 1246 से 1265 का जो टाइम है इस समय बलबन किसके उत्तराधिकार के रूप में है या क्या कार्य कर रहा है इसको भी देखा जाए तो 1246 से 1265 तक यहां गद्दी पर बैठा हुआ था इल्तुतमिश का पौत्र और इसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है दोस्तों, अब अगर नासिरुद्दीन महमूद को देखा जाए तो बलबन एक सैनिक के रूप में इसके पास में है, लेकिन बलबन जो है अब पूरी तरीके से इसने अपने आप को दिल्ली सल्तनत में ढाल लिया है। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी, तो लिख लेंगे उलूग खां की उपाधि। कहीं कहीं पर उलूग खां की उपाधि दी हुई है दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उलूग खां की उपाधि और नायब का पद, नायब का महत्वपूर्ण पद प्राप्त दिया, इसको प्रदान किया। किसको? बलबन को। अब बलबन ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह, तो लिख लेंगे यहां पे नेक्स्ट, बलबन ने पुत्री का विवाह, बलबन ने पुत्री का विवाह सुल्तान से किया। बलबन ने पुत्री का विवाह सुल्तान से किया। अब सुल्तान से विवाह करने के पश्चात सुल्तान की जो भी क्रियाविधि थी, जो भी उसकी राजनीतिक सत्ता थी, इस पर पूरी तरीके से अधिकार हो गया बलबन का। अब बलबन एक शासक के रूप में कार्य करेगा और इसका टाइम पीरियड चालू होता है 1265 से 1287। तो हेडिंग दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब 1246 से 1265 हटा देंगे, अब केवल हम लोग लिखेंगे 1265 से लेकर के 1287 तक। अब अगर देखा जाए तो बलबन के जो वंश है इसका नाम है बलबनी वंश। क्या नाम है? बलबनी वंश। अब इसके टाइम पीरियड को अगर देखें तो 1265 से 1287 ईस्वी तक। क्लियर है? अब अगर देखा जाए
तो पहली चीजें क्वेश्चन है पूछ लेता है कि बलबन किस वंश का था, बलबन किस वंश का था। तो अगर इसके वंश को देखा जाए तो प्राचीन इतिहासकारों के या मध्यकालीन इतिहासकारों के अनुसार यह अफरासियाज वंश का था। लिख लेंगे वंश अफरासियाब वंश, वंश का नाम है अफरासियाब। अगर जाति को देखा जाए तो यह इलबारी तुर्क जाति का है, इलबारी तुर्क जाति का। जाति कैसी है इसकी? इलबारी तुर्क जाति की है। अब अगर बलबन को देखा जाए तो बलबन जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो दिल्ली सल्तनत में कई अराजकताएं फैली हुई थी, समाज पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुका था और जो चालीसा थी यह पूरी तरीके से अपने पांवों को जमा चुकी थी। तो बलबन का पहला उद्देश्य रहा कि किस प्रकार से इस चालीसा को कमजोर करे। क्यों? क्योंकि यह चालीसा लगातार शासन में परेशानियां उत्पन्न कर रही थी, जिसको चाह रही थी सुल्तान बना दे रही थी, जिसको चाह रही थी जिस बड़े पद पर ला करके बैठाए दे रही थी। तो बलबन ने गद्दी पर बैठते सबसे बड़ा कार्य क्या किया? चालीसा का दमन। तो नेक्स्ट लिख लेंगे पॉइंट, चालीसा का दमन। अब चालीसा का अगर दमन कर दिया, इसका अर्थ है जो भी सरदार थे, जो भी प्रमुख इख्तेदार थे, सबकी जितनी भी शक्तियां थी यह पूरी शक्तियां एक तरीके से समाप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो जो दरबार है, दरबार में भी एक क्या किया है? दरबार को स्थिर करने का प्रयास किया। तो लिखेंगे साम्राज्य को स्थिर व सुदृढ़ करने का प्रयास, सुदृढ़ करने का प्रयास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो दरबार में फालतू बोलना, कॉमा हंसी मजाक, कॉमा नृत्य गीत, कॉमा मद्यपान व समारोहों पर रोक, समारोहों पर रोक लगा दी, ताकि किसी प्रकार से राजा जो है उसके पद को दिखाया जाए कि वास्तविकता में राजा का जो पद है इसका महत्व क्या है, क्यों राजा का पद वास्तविक पद कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो जो अमीर थे, अमीरों के मध्य वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी। लिख लेंगे अमीरों के मध्य वैवाहिक संबंधों पर, अमीरों के मध्य वैवाहिक संबंधों पर पूर्णतः रोक लगा दी। अब अमीर आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो दरबार में केवल वजीर को बोलने का अधिकार, दरबार में केवल वजीर को बोलने का अधिकार और सभी के बोलने के अधिकार बलबन ने समाप्त कर दिए। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दरबार में अब जो भी तुर्क अमीर थे वह सुल्तान के पीछे बैठेंगे, पीछे खड़े होंगे, अभी तक इन्हें सुल्तान के बराबर बैठने का अधिकार था। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि बलबन जो भी कार्य कर रहा है वो किसके अनुसार करता है। तो बलबन वही कार्य करता है जो वसीयत में लिखा हुआ है। यह एक ईरानी परंपरा है, तो लिख लेंगे ईरानी परंपरा का अनुकरण किया, ईरानी परंपरा का अनुकरण किया तथा साम्राज्य को वसीयतों के अनुसार चलाया, साम्राज्य को वसीयतों के अनुसार
चलाया। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखा जाए तो बलबन ने ईरानी पर्व नौरोज मनाना शुरू किया। लिख लेंगे, ईरानी पर्व नौरोज की शुरुआत। ईरानी पर्व नौरोज की शुरुआत। ईरानी पर्व नौरोज की शुरुआत। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लेता है कि सिजदा व पायबोस की शुरुआत किसने की। तो सिजदा व पायबोस की शुरुआत भी किसने की है? सम्राट बलबन के द्वारा या सुल्तान बलबन के द्वारा। लिख लेंगे, सिजदा व पायबोस की शुरुआत। सिजदा व पायबोस की शुरुआत। और ये भी अगर देखा जाए तो ईरानी परंपरा ही है आपकी। ठीक है दोस्तों, सिजदा अगर देखें और यहां पायबोस, तो सिजदा जो है बेटा, पायबोस और सिजदा का अर्थ होता है सुल्तान के सामने लेट जाना सॉरी, और सर से लेकर के पांव तक उसे चूमना, यही कहलाता है आपका सिजदा और पायबोस। और इसकी शुरुआत की गई है सम्राट बलबन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखें तो बलबन इतने कार्य कर रहा है, तो बलबन ने क्या कहा? बलबन ने जो अपना शासन था, जो अपना साम्राज्य था, इसे राज्य के दैवीय सिद्धांत के साथ जोड़ा। तो लिख लेंगे, राज्य का दैवीय सिद्धांत। राज्य का दैवीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बलबन। अब राज्य का दैवीय सिद्धांत क्या है? तो बलबन ने कहा कि जो राजा है या धरती पर पैगंबर का प्रतिनिधि है। राजा जो है यह धरती पर पैगंबर का प्रतिनिधि है, अर्थात जिल्ले इलाही है। और ईश्वर के बाद या पैगंबर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद है वह किसका है? आपका राजा का है। अर्थात राजा जो है यह न्याय करने का अधिकारी है, राजा शासन चलाने का अधिकारी है, और जनता जो है इसके सुख दुख को देखने का अधिकारी भी कौन है? राजा है। तो राज्य का दैवीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो आपका आंसर होगा बलबन। कई बार यह क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किस सुल्तान के द्वारा राज्य का दैवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? तो यह प्रस्तुत किया है किसने दोस्तों? बलबन ने। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो यहां पे है लौह व रक्त की नीति। लौह व रक्त की नीति। बलबन जब किसी के ऊपर आक्रमण करता था तो बड़ी क्रूरता के साथ युद्ध लड़ता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बड़ी क्रूरता के साथ युद्ध लड़ता था, और युद्ध में सभी के सभी अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनकी स्त्रियों व बच्चों को अपना गुलाम बना लेता था। यही है बलबन की लौह व रक्त की नीति। तो लौह व रक्त की नीति का अनुसरण किसने किया? सम्राट बलबन ने किया। किसने किया? सम्राट बलबन ने किया। नेक्स्ट अगर देखें तो बलबन जो है इसने जो आपका बैठा हुआ है तुर्की में खलीफा, तो खलीफा की सत्ता को महत्व दिया और खलीफा से अपना प्रमाण पत्र लिया। तो लिख लेंगे, खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया। खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया तथा सिक्के ढलवाए। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो बलबन एक कट्टर मुसलमान था और यह 5 बार नमाज पढ़ता था। नेक्स्ट अगर देखें तो बलबन ने केवल ऐसा नहीं कि साम्राज्य को सुधारने का कार्य किया है, जो अस्थिरता थी उन्हें सुधारने का प्रयास किया। दैवीय सिद्धांत दिया, सिजदा पायबोस दिया, नौरोज की शुरुआत की है, लौह रक्त की नीति अपनाई है, खलीफा की सत्ता को भी स्वीकार किया है। अब बलबन ने जो गुप्तचर प्रणाली है इसको मजबूत करने का कार्य किया और इसकी शुरुआत की और गुप्तचरों को बरीद कहा। तो लिख लेंगे दोस्तों, गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत। गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत। अब गुप्तचरों के द्वारा अगर सूचना सही होती थी तो
उन्हें उपहार दिया जाता था, और अगर वह गलत सूचनाएं देते थे तो उन्हें दंडित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की है। अगर दोस्तों देखा जाए तो किसी भी शासक का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है या महत्वपूर्ण भाग होता है वह होती है उसकी सेना। वह क्या होती है? उसकी सेना। तो सेना के महत्व को समझा किसने? सुल्तान बलबन ने। और सेना के महत्व को समझ के सेना को सुव्यवस्थित करने का कार्य किया। तो लिख लेंगे, सेना को सुव्यवस्थित किया, सेना को सुव्यवस्थित व सुसंगठित किया, व सुसंगठित किया। अब किस प्रकार से किया है इसको भी देख लीजिए। तो पहली चीज है कि सेना में नौजवान अर्थात नवयुवकों की भर्ती और बुजुर्गों को पेंशन देकर के बैठा दिया। लिख लेंगे, नवयुवकों की भर्ती, नवयुवकों की भर्ती व बुजुर्ग सैनिकों को, व बुजुर्ग सैनिकों को पेंशन दी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, निष्ठावान सैनिकों की भर्ती, निष्ठावान सैनिकों की भर्ती, निष्ठावान सैनिकों की भर्ती। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए दोस्तों, तो निष्ठावान सैनिकों की भर्ती कर रहा है, नवयुवकों की भर्ती व बुजुर्ग सैनिकों को पेंशन देकर के कर दिया। अब कोई व्यक्ति सेना में क्यों जाना चाहेगा? ताकि उसको सुविधाएं अधिक मिले, वेतन अधिक मिले। तो सेना में लोगों को आकर्षित करने के लिए, नवयुवकों को आकर्षित करने के लिए सैनिकों का वेतनमान बढ़ा दिया। लिख लेंगे, सैनिकों का वेतनमान बढ़ाया, सैनिकों का वेतनमान बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखा जाए तो सैनिकों का वेतनमान बढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन कोई सेना युद्ध तब कब लड़ पाती है? जब वह लगातार अभ्यास करती रहती है। तो सेना को युद्ध का अभ्यास करना सिखाया, या लिख लेंगे, सेना का नियमित अभ्यास, सेना का नियमित अभ्यास। और इस अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे सेना क्या होती चली गई? और सुसंगठित व सुव्यवस्थित होकर के चली गई दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो भारत में जब तक बलबन रहा, बलबन ने मंगोलों के आक्रमणों को भारत में नहीं होने दिया। और बलबन जो था यह एक शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली सैनिक था, और शक्तिशाली अगर कहें तो यह इसने सुल्तान के रूप में कार्य किया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर भारत को देखा जाए तो भारत की जो ये वाली बेल्ट है दोस्तों, जिसे नॉर्थ वेस्ट सीमा कहा जाता है, उत्तरी पश्चिमी सीमा, भारत पर लगातार यहां से आक्रमण हो रहे थे। तो उत्तर पश्चिम सीमा को और अधिक मजबूत करने के लिए यहां पर एक नया विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने अर्ज। और यहां पर बेटा दीवाने अर्ज जो था इसका जो प्रमुख कहलाया, इसे बोला आरिजे मुमालिक। तो लिख लेंगे, नॉर्थ वेस्ट सीमा के लिए दीवान ए अर्ज विभाग बनाया। ठीक है। और इसका जो प्रमुख होता था इसे बोलते थे आरिज ए मुल्कत, या दीवाने आरिज बोलते थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो दोस्तों, सबसे पहले इस सीमा के लिए इसने नियुक्त किया पुत्र महमूद को, पुत्र महमूद को सर्वप्रथम नियुक्त। इसी समय मंगोलों का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में जो इसका पुत्र था महमूद वो मारा गया और इसे उपाधि दिया शहीदे आजम की। लिख लेंगे, मंगोल आक्रमण में मृत्यु, मंगोल आक्रमण में मृत्यु और उपाधि
शहीदे आजम, शहीदे आजम की उपाधि दोस्तों किसे प्रदान किया? महमूद को। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखा जाए, अब इसने लगभग सभी मजबूत कार्य किए हुए हैं दोस्तों। अब बलबन को अगर देखें तो बलबन जो था यह साहित्य का प्रेमी भी था, कला का प्रेमी भी था। तो बलबन के दरबार में उर्दू के प्रमुख कवियों रहते थे। इनमें से एक थे अमीर खुसरो और दूसरे का नाम था अमीर हसन दोस्तों। तो लिख लेंगे अमीर खुसरो व अमीर हसन बलबन के दरबार में, बलबन के दरबार में। अगर इसके अतिरिक्त देखें तो मिन्हास उल सिराज, मिन्हास उल सिराज प्रमुख दरबारी, प्रमुख दरबारी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो बलबन ने अपने लिए स्वयं क्या किया? मकबरे का निर्माण कहलाया दोस्तों। अपने मकबरे का निर्माण स्वयं किसने करवाया है? बलबन ने। तो बलबन ने अपने लिए स्वयं मकबरे का निर्माण करवाया और इसकी इच्छा के अनुसार इसकी मृत्यु के बाद इसे उसी में दफन कर दिया गया, जो कि दिल्ली में स्थित है दोस्तों। अगर बलबन को देखा जाए तो बलबन ने अपने पौत्र कै खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब बलबन की मृत्यु को देखें तो बलबन के पुत्र की मृत्यु हुई थी और पुत्र की मृत्यु के बाद बलबन जो था धीरे धीरे वो कमजोर हो गया। कमजोर होने के कारण धीरे धीरे उसने भोजन छोड़ा और इसी क्रम में बलबन की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु के बाद बलबन ने अपने पौत्र कै खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन अब दोस्तों यहाँ का जो इतिहास है, कै यूमर्स, कै खुसरो, कै कुवाद, यह आपके लिए उतना अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब अपने अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश को। और खिलजी वंश को अगर देखा जाए तो खिलजी वंश का एक शासक है, इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख शासकों में से एक है। अगर मध्यकालीन इतिहास में अकबर का कोई पैरेलल हुआ है तो वो हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की ही नीतियों को फॉलो किया गया है शेर शाह सूरी के द्वारा और इसी को फॉलो किया गया है अकबर के द्वारा। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आपके और आपके दोस्तों को भी दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।